जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का जो साइंस का जो मॉडल पेपर आया है उसका जो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सिंपल में बात बोलूँ तो उसी को हम लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। देख लो हमारे पास साइंस का सबसे पहला प्रश्न क्या है, ये सभी के सभी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है कि कोशिका का वह समूह जिसकी रचना और उद्गम तथा कार्य समान, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऊतक कहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक कोशिका मिलकर क्या बनता है? ऊतक ही ना बनता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोशिका के समूह क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। इसलिए सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न बनाते लिखा कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो भाई साहब मक्खी तो बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे केचुआ तो होगा नहीं, आपके पास तितली तो होगा नहीं, पर अमीबा जो होता है वो एक कोशिका जीव होता है, अगर उन्होंने पढ़ा होगा बुक में। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बताते लिखा है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सबको पता है सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमारी कोशिकाएं होती है। तो इसीलिए आपके पास कोशिका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की थी और किस टाइम पे की थी, आप लोग वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पूछ जाएगी कोशिका की खोज कब हुई थी, वो ऑप्शन दे देगा आपको। यार पूछ जाएगा कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। लेकिन निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है? तो यहाँ में से आपको ऑप्शन बताना कौन सा धातु है। सल्फर भी एक अधातु होता है, कार्बन भी एक अधातु होता है, ऑक्सीजन भी एक अधातु होता है, जो कि डी नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। इनमें से सभी यही करेक्ट हो जाएगा इस कारण से। ठीक है, चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आता है कि निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग लिखा है कि पटाखों में पोटेशियम वगैरह का उपयोग किया जाता है, जो कि धातु पता होगा आपको। उर्वरक में तो किया ही जाता है, फास्फोरस वगैरह होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद खाना बनाने के बर्तन में तो होता है, इसलिए इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उर्वरक वगैरह में सोडियम वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या होती है? धातु ही होती है। 6 नंबर पर लिखा कि कौन सी एकमात्र अधातु है, धातु ने पूछा, अधातु पूछा है, जो विद्युत का सुचालक है। आपको पता होगा कि सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, पर उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम लोग एक्सेप्शंस का नाम देते हैं। तो वो होती है जो रूल को फॉलो नहीं करती, जिनको फॉलो करना चाहिए था। जैसे कि अधातु क्या होता है, उसका रूल होता है कि वो विद्युत का चालन नहीं करता है, पर कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट एक धातु होते हुए विद्युत का चालन करता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। आपका जो पेंसिल का नीड होता है ना, वो बेसिकली ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, और एक याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट और हीरा जो होते हैं वो 2 अप्रूफ होते हैं। किसके? हीरा के, याद रख लीजिए बात। अच्छा, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मजीव को वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नमक का उपयोग कर सकते हैं, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए तो देखो कि अचार इतने दिनों तक रह जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें खाद्य तेल डाला जाता है। अच्छा, चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में जो डी दिख रहा है इनमें सभी यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लेगुम पौधे की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। तो वैसा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, तो जो कि आपको ए नंबर का ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भिंडी की पित्त ठीक है किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो वैसा भी विषाणु से होता है। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर प्रश्न लिखा कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के निक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई साहब उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। इसलिए आपके पास सी नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर पर पता लगेगा कि कौन सा घोल किस विद्युत का कुचालक होता है? तो कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? यानी कि यहाँ पे जो कुछ घोल दिए होंगे, घोल का होना समझ में आता है ना, मिश्रण होता है एक प्रकार का। मिश्रण बोलना सही नहीं होगा, विलयन बोलना सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलयन दिए हुए हैं, ये विलयन में से बताना है किसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करेगा। तो नींबू का रस में करेगा क्योंकि ये अम्ल होता है। नल का पानी में भी करेगा क्योंकि नल का पानी हो सकता है वो थोड़ा क्षार हो या फिर अम्ल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिरका भी करता है, पर यहाँ जो डी नंबर का ऑप्शन है ये अशुद्ध जल ये नहीं करेगा इन ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 12 नंबर लिखा है कि विद्युत अवघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अवघटन का क्या उपयोग है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वो होता है धातुओं के निष्कर्षण में भी हम लोग विद्युत अवघटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, धातुओं के शुद्धिकरण में भी क्या आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या आता है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर के पास बातें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? यानी कि हमें से कुछ विधियां दी हुई, इनमें से बताना कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? तो भाई सब मुकुलन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे
बढ़ते लेके बाहरी निषेचन इनमें से होता है, तो भाई साहब बाहरी निषेचन मेढक में होता है, और मेढक में तो होता ही है, स्टार फिश में भी होता है, मछली में भी होता है, यानी कि यहाँ से डी नंबर का ऑप्शन इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मन बनता है, यानी कि डी बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, तो दो सतह अगर संपर्क में है तो उस जगह पे घर्षण बल लगता है, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखा 17 नंबर प्रश्न में लिखा कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या फिर कार्यरत बल को हम लोग दाब बोलते हैं, ठीक है, प्रेशर, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दाब का ऐसा मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, और दाब का फॉर्मूला भी कमेंट करके जरूर बताएगा, आ सकता है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी कि जो बल आपस में चिपक के या फिर सट के लगते हो, तो भाई साहब देखिएगा चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल या फिर बोलो गुरुत्वीय बल, ये सब क्या होता है कि असंपर्कित बल होते हैं, लेकिन जो आपके पास पेशीय बल होता है ये संपर्कित बल होता है, तभी हमारा पेशीय बल लगता है, संपर्क करोगे तभी, इसलिए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है, आपको पता है कि जो सूर्य होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया कारण वो जलता है, ठीक है, हमें प्रकाश देता है, तो भाई साहब यहाँ पे उष्मा प्रकाश, तो ये दोनों सही आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर में दिख रहा है, क्योंकि जो सूर्य देता है वो उष्मा भी देता है, प्रकाश भी देता है नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। अब आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा तो कि नाभिक के यहाँ पे जो सूर्य होता है उसमें नाभिक के विखंडन होता है कि नाभिक के संलयन होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, तो उस क्वेश्चंस को जिस क्वेश्चन के सामने पूछा, जैसे कि देखो ये मैंने 19 नंबर के क्वेश्चन के सामने पूछा था, तो इसका जब भी आप लोग जवाब दोगे ना तो 19 नंबर ऐसे लिख कर और ऐसे करके जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने कौन सा जवाब दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन जीवाश्म में ईंधन नहीं है, तो इनमें से भाई साहब देखो यहाँ पूछा कौन जीवाश्म में ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, तो यहाँ पे लकड़ी होना चाहिए, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बी नंबर का ऑप्शन। चलिए कि 21 नंबर पर से बात लेगा कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो कोई भी पदार्थ को अगर आपको जलाना है तो भाई साहब उसके लिए क्या दहनशील पदार्थ होनी जरूरी, कि भाई साहब वो लकड़ी होना चाहिए, लोहा तो जलेगा नहीं, मतलब जलने वाले पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। ज्वलन ताप जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, लाइटर हो गया, या फिर आपको आग की चिंगारी चाहिए, वरना बिना आग की चिंगारी को कैसे जलाओगे आप लोग, ठीक है। चाहे आग की चिंगारी आप लोग घर्षण करके निकालो, चाहे जैसे भी निकालो, पर चिंगारी चाहिए, यानी कि ज्वलन ताप भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि स्पेस में आग जल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 22 नंबर पर पता चलेगा कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो भाई साहब वो कौन सी अवधि होती है, वो किशोरावस्था की अवधि होती है। और किशोरावस्था कब से कब होता है, जनरली कितना होता है 10 से ये बोलो या फिर बोलो 11 से 18 या 19 वर्ष तक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 23 नंबर पर लिखा कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो भाई साहब एड्रेनलिन, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में बताइए तो कौन सा नर हार्मोन है, नर जनन हार्मोन है, और कौन सा आपका मादा जनन हार्मोन, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या बताइए दो क्या, चलो बताया तो एस्ट्रोजन के पाया था, स्त्रियों में पाया था, और टेस्टोस्टेरोन लड़कों में पाया था, याद रख लीजिएगा बात। चलिए हम लोग 24 नंबर पर से बात लेंगे कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो लड़कों बोलो या फिर बोलो बच्चों के लिंग निर्धारण में जनरली बोलो तो पूरी तरह से पिता पर निर्भर करता है, तो भाई साहब ये मिथ मत पाल के रखिएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, वो माता पे डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 25 नंबर पर बोलेगा कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक प्रश्न इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, जिस कारण से जो परावर्तन कोण हो जाएगा उसका भी मान 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि सी नंबर में चमक रहा होगा आपको। चलिए 26 नंबर पर बात लेगा कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और जितना बड़ा आपका बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है। इसी में होता है अगर बायां उठाते तो दायां दिखता है, दायां उठाते तो बायां और दिखता है, ठीक है। तो आपके पास आभासी एक नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर ऊपर से बता लिया कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, ठीक है, तो भाई साहब उसको हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं। अब पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन लिख के उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि रेखा से बहुत जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते उसका हम लोग देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ 28 नंबर के प्रश्न पर लिखा हुआ यहाँ पे काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने को क्या कहते हैं, भाई साहब थ्रेसिंग कहते हैं, जो कि डी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, यानी कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, 14%, जो कि सी नंबर में दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर पर बोलेगा कि किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो भाई साहब केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो होता है वो
मिट्टी के उर्वरता क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि क्या करती है, मिट्टी को केचुआ क्या कर देता है, भुरभुरा बनाते हैं, जिस कारण से उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट मात्रा बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है, साथ साथ उसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण से हमारा फसल पैदावार बहुत अच्छा होता है। इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ये आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सबसे बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सबसे अंदर में होता है 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ होता है। याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन लेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह पूछा है, तो भाई साहब सूर्य और जो ध्रुव तारा हो गए ये सब तो एक प्रकार के ताराओं में आ जाते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए सबको काट दो। बाकी आर्यभट्ट ये क्या, ये तो उपग्रह है परंतु ये कृत्रिम है, हमारे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, परंतु चंद्रमा जो है वो एकलौता हमारा पृथ्वी का उपग्रह है और जो कि प्राकृतिक रूप से है, बोलते हैं ना चंदा मामा। ठीक है, वही बात, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। लेगा कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए आप लोग इसको मार सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 34 नंबर प्रश्न लेगा कि घर्षण हमेशा, तो घर्षण जो हमेशा होता है वो क्या हानिकारक होता है या हमेशा लाभदायक होता है, या आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है या आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण हमेशा ही हानिकारक नहीं होता, ना ही हमेशा लाभदायक होता है। ठीक है, और घर्षण तो कभी भी, ये गलत बात है कि कभी भी आरोपित बल की दिशा में कभी भी घर्षण काम नहीं करता है, वरना घर्षण होता ही नहीं। ठीक है, हमेशा वो आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पर पर आते हैं। लिखा है कि घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? लिखा है कि पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी क्या वो सोना का है या चांदी पर, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या लगे वस्तु के भार पर। असल में मैं बात करूँ तो ये सही बात है कि देखो पृष्ठों की, लिखा है कि पृष्ठों की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, ये दोनों पर ही, इसलिए आपके पास सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वो किस प्रकार का सोना का है कि चांदी का है कि पत्थर का है, या किस प्रकार का पृष्ठ उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वस्तु का भार कितना, जितना ज्यादा भार होगा उसका घर्षण उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम भार होगा उसका घर्षण उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। फिर 36 नंबर प्रश्न में लेगा कि घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्नलिखित में कौन है? घर्षण बढ़ाने का बात हो रहा है, कम करने का बात नहीं कर रहा है। इस कारण से स्नेहक द्वारा यानी ग्रीस वगैरह के द्वारा, तेल के द्वारा, ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, घर्षण को कम करता है। बॉल बेरिंग द्वारा ये भी घर्षण को कम करता है। अच्छा, इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो कि लिखा है कि सतह उखड़ा कर, रुखड़ा कर, यानी कि सतह को थोड़ा खुरदुरा कर दो तो उससे घर्षण बढ़ाया जा सकता है। 37 में बस बात है, लिखा है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा नाइलॉन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक संश्लेषित रेशा है, हमारे द्वारा बनाया गया है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन 4R नहीं है? 4R क्या होता है? ये बेसिकली पर्यावरण को स्वच्छ करने के नियम होते हैं, जैसे कि रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, रिसाइकल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? 4R होते हैं। ये सब तो होते हैं 4R में से, पर ये जो रिमूव होता है ये नहीं होता है। अब यहाँ में से एक R मिसिंग है, 4R होते हैं ना, यहाँ में से 3 दिया हुआ है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। चौथा क्या था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न पता लिखा कि इनमें से कौन, लिखा कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो भाई साहब यहाँ में से कौन है जो पिघल जाती है पर वो जलती नहीं है? ये किसका हो जाएगा? यहाँ पे नाइलॉन आपका सेंस हो जाएगा, क्योंकि नाइलॉन एक प्रकार क्या है, प्लास्टिक जैसा होता है, जो कि पिघलेगी परंतु जलेगी नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग 40 नंबर के प्रश्न बता लेगा कि आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगा कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो बताते हैं, आवर्तकाल होता है। चलो बता ही दिया मैंने, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेगा कि ध्वनि संचरण हो सकती है, यानी ध्वनि बह सकती है, ध्वनि का एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो सकता है। कहाँ पे? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में। तो भाई साहब ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, इसलिए आपके पास डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस में। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न बदलेगा, किसी आवेशित वस्तु से आवेग को पृथ्वी में हस्तांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? भाई साहब आपको पता होगा, एक जो वायर होता है वो हमारे घरों के बिजलियों के द्वारा वो कहा जाता है, वो जमीन पे जाता है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं या फिर भू संपर्कन कहते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते, लेकिन भूकंप की शक्ति की परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो स्पायरो लिखा है कि सिस्मोग्राफ द्वारा, क्योंकि वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है, ए मीटर से आपके पास विद्युत धारा मापी जाती है, और गैलोमीटर से भी वोल्ट मापा जाता है, विद्युत वगैरह। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, इससे क्या होता है, विद्युत जो भूकंप होता है उसकी, बोलो कि वो कैसे, उसकी शक्ति क्या, उसको ना मापा जाता है। ठीक है, भूकंप मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आवेश कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश और एक होता है नेगेटिव आवेश, धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 46 नंबर पर वायुमंडल के निलंबन सूक्ष्म कणों या तरल कणों
के बादल को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल, यानी कि जो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ये कट हो जाएगा, एरोसोल बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए 27 क्या बोल रहा हूँ 47 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल हमारा 21%, 21% अभी ऑक्सीजन है। ठीक है, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 48 नंबर पर आते हैं, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई का अस्थायी हल क्या है, पुनर्रोपण। ठीक है, वापस से लगा दो, काट रहे हो तो वापस से लगा दो, क्या दिक्कत है। अगर आप एक पेड़ काटते हो तो 2 पेड़ लगाओ, वापस से जंगल बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके किया जा सकता है। चलिए 49 नंबर पर आते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे कोयला मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे पेट्रोलियम सही आंसर हो जाएगा, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अच्छा, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भाई साहब जल तो प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, परंतु कपड़ा हमारे द्वारा बनाया गया एक संसाधन है, इसलिए करके कपड़ा क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आपके पास बोलो तो संश्लेषित संसाधन बोलो या फिर बोलो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया विज्ञान का। ठीक है, मैंने मैथ का भी आपको कवर करा दिया, हिंदी वगैरह सबको कवर हो जाएगा, टेंशन लेना आपको। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा के दे ही रहा हूं, आपका एक अलग से 8 क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया है हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चाहे आप लोग बोलो साइंस का, चाहे बोलो आप लोग इंग्लिश का, चाहे बोलो मैथ का, चाहे हिंदी का, चाहे आप लोग एसएसटी का बोलो, सबका बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। आप लोग एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।